नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 9वीं क्लास की पुस्तक है सामाजिक विज्ञान की, उसमें हमारा पॉलिटी का भारत का संविधान चैप्टर चल रहा है और आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके साथ ही आपको जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें से एक क्वेश्चन का जवाब देना है। और क्वेश्चन ये है कि उपाधियों का अंत ये कौन से आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है। तो आपको आर्टिकल बताना है कौन सा है। तो बाकी हम आगे पढ़ते हैं। तो हम देखिए स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये पढ़ रहे थे और ये चीजें हमने इसमें पढ़ ली थी। यहां तक हमने पढ़ लिया था कि स्वतंत्रता में किसी तरह की बाधा नहीं पहुंची। तो इसके आगे पढ़ना है। संविधान यह अधिकार भी प्रदान करता है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने ऐसा कार्य करते समय किसी प्रचलित विधि का अतिक्रमण नहीं किया हो। यानी इस लाइन का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति ने, हालांकि ये जब मैंने जो यूट्यूब पे क्वेश्चन जब पूछा था एक, तो उसके बाद मैंने इसको पूरा वीडियो बना के समझाया भी था। इस लाइन का मतलब यह है, किसी व्यक्ति ने जिस समय कोई भी कार्य किया और उस समय, यानी उस समय जो है ऐसी कोई विधि बनी हुई नहीं है, ऐसा कोई कानून बना हुआ नहीं है जिसके अनुसार वो कार्य अपराध हो। तो वो, और मान लीजिए भविष्य में 2 साल बाद में अगर वो कोई जो कार्य है वो इस तरह के अपराध की श्रेणी में आ जाता है तो उस व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता किसी प्रचलित विधि का कार्य करते समय। अब जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, आज से 2 साल पहले 2018 की अगर बात करें, तो मान लीजिए 2018 के अंदर कोई कार्य जो है उसके लिए, मान लीजिए कोई कार्य है उसके लिए कि इसके लिए कोई अपराध नहीं है, इसके लिए कोई सजा नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ी बनी हुई है और उस समय तक कोई ये कानून नहीं है कि इस पहाड़ी से कोई भी अगर अवैध खनन करता है तो उसको अभियुक्त माना जाएगा। अब मान लीजिए कोई कानून नहीं है और उस समय व्यक्ति खूब इसको फोड़ फोड़ के और इस पहाड़ी को खोद रहे हैं। 2 साल बाद में कानून बन गया कि अगर अब किसी ने इस पहाड़ी से कुछ भी, अगर एक एक पत्थर भी उठाया तो वो अभियुक्त माना जाएगा। तो अब उस व्यक्ति को जिसने 2018 में पहाड़ी तोड़ी थी तो उसको आप दोषी नहीं मानेंगे क्योंकि उस समय ये विधि प्रचलन में थी नहीं। तो जिस समय जो विधि प्रचलन में हो उसके अकॉर्डिंग ही होता है। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दोबारा दंडित नहीं किया जा सकता। अब जैसे किसी व्यक्ति को मान लीजिए एक बार सजा की उस अपराध के लिए मिल चुकी है, वो एक मूवी का मैंने उदाहरण भी दिया था, अमिताभ बच्चन की एक मूवी थी अंधा कानून। तो अ, उसमें जो अमिताभ है वो अमरीश पुरी के मर्डर के आरोप में उसको उम्र कैद की सजा होती है 14 साल की। लेकिन जब वो 14 साल बाद बाहर आता है तो वो देखता है कि अमरीश पुरी अभी भी जिंदा है, यानी किसी और व्यक्ति को इस तरह से दर्शाया गया था जैसे कि वो मरा हो। तो वो कोर्ट के अंदर उसको मारता है अमरीश पुरी को। फिर जज साहब कहते हैं कि इसको जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाए। तो वो कहता है कि आप 14 साल पहले आपकी ही कोर्ट में आपने मुझे सजा सुना दी थी उम्र कैद की, इसी व्यक्ति के मर्डर के आरोप में। तो आप एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती, क्योंकि उस टाइम अमिताभ बच्चन ने क्या हुआ था, आर्टिकल पढ़ा था ये। तो अमिताभ ने आर्टिकल पढ़ा था तो बच गया उस फिल्म में। इसी तरह किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए, अब जैसे मान लीजिए, अब एक बच्चे, ये जब मैंने ये समझाया था तो एक विद्यार्थी ने कहा भी था कि सर जो पुलिस है फिर क्यों मारती पीटती है वो थाने में, और क्यों वो कहती है कि नहीं नहीं बोल कि तुमने किया या नहीं किया। तो वो चीजें दोनों अलग अलग हैं। अपने ही विरुद्ध गवाही, गवाही होगी कहां पे, गवाही न्यायालय में होती है, पुलिस थाने में गवाही नहीं होती है। और पुलिस थाने के अंदर तो वो तो जो मारते पीटते हैं उसका कारण ये है कि कोई भी व्यक्ति स्वीकार ही नहीं करेगा कि मैंने ये क्राइम किए, मर्डर करके कहेगा नहीं मैंने तो नहीं किया। तो तब पुलिस सच जानने के लिए कभी कभी थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करती है। तो वो इसलिए करती है ताकि सबूत इकट्ठे किए जा सकें। क्योंकि कोर्ट के अंदर भी मान लीजिए वो व्यक्ति ने जाकर के अगर कह दिया, अगर पुलिस के सामने, तो अगर उसको पता है कि पुलिस पिटेगी तो पुलिस के सामने तो उसने स्वीकार कर लिया हाँ हाँ मैंने मर्डर किया है। और अगर वो न्यायालय के सामने जाके अगर मुकर गया इस चीज से, क्योंकि कोर्ट भी जानता है कि पुलिस किसी से जबरदस्ती हाँ भी करवा सकती है और ना भी करवा सकती है। तो कोर्ट के अंदर कभी भी पुलिस के सामने दी हुई जो गवाही है वो मान्य
नहीं होती। पुलिस के सामने दिया गया बयान कभी मान्य होता ही नहीं है। बयान वो ही मान्य होता है जो न्यायालय के अंदर उस उस कटघरे में खड़े होके दिया जाता है। अब वहां मान लीजिए उस व्यक्ति ने मना कर दिया जाकर के, लेकिन नहीं मैंने तो मर्डर नहीं किया, तो इसलिए पुलिस जो है वो थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करती है ताकि सच जान सके, सबूत इकट्ठे कर सकें। भाई तुमने किसी को मारा, किससे मारा? कहा जैसा मैंने चाकू से मारा। फिर वो स्वीकार कर लेता है। फिर क्या चाकू है कहाँ? फिर वो बताता है मैंने यहाँ या मार कर घर के पीछे यहाँ या मैंने छिपाया था। तो वहां जाकर के पुलिस जो है उस चाकू को बरामद करती है। तब वो सबूत इकट्ठे करने के लिए करता है। तो कोर्ट में गवाही देने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता कि नहीं नहीं तुम अपने खिलाफ ही बाध्य करो, आप गवाही दो कि नहीं नहीं मैंने ये किया है। इसलिए सब कुछ गवाहों और सबूत के आधार पर ही चलता है कोर्ट में। ये आप देखते ही हैं कि कोर्ट के अंदर सबूत जो है, एविडेंस एविडेंस की पूरी बुक आती है लॉ में। पूरा एविडेंस एक्ट बना हुआ है, किस किस को एविडेंस माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा, क्योंकि कोर्ट में सब कुछ जो है एविडेंस पर ही निर्भर होता है। मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 21 में है, जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अर्थात जीवन का अधिकार प्रदान करता है, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है और इसमें धीरे धीरे नई चीजें भी जोड़ी जा रही हैं, जैसे स्वच्छ वायु, वो भी आपका अधिकार है। आप जहां रह रहे हैं मान लीजिए वहां आसपास इतना पोल्यूशन है, तो स्वच्छ वायु भी आपका अधिकार है। यह आपकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का, और विधि के अनुसार ही किसी को वंचित किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए न्यायालय ने किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई, तो अब वो व्यक्ति इस आर्टिकल का सहारा नहीं ले सकता कि साहब मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21, उसमें लिखा हुआ है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, तो मुझे तो आप फांसी दे ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है। इसीलिए इन्होंने लिखा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। तो ये चीजें हैं। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 क में जीवन के अधिकार में शिक्षा के अधिकार को शामिल करते हुए कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा। तो प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा, तो ये अब जो है ये बच्चों का मूल अधिकार बन गया है। ये उनके जीवन के अधिकार में शामिल कर दिया है। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 क, इसमें जीवन के अधिकार में शिक्षा के अधिकार को भी शामिल कर लिया गया है। अब किसी मान लीजिए 6 से 14 वर्ष तक का बच्चा है और उसको कहीं कोई विद्यालय अगर मना करता है कि नहीं नहीं हम तुमको एडमिशन नहीं देंगे, सरकारी विद्यालय है, सरकार व्यवस्था करती है पूरी, तो वो इसके लिए जो है वो डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि किसी व्यक्ति को कैद किया गया है तो उसे शीघ्र ही गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराना होगा। यह आर्टिकल 22 में आ गया। अब किसी व्यक्ति को कैद किया गया है तो उसे शीघ्र ही गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराना होगा। उसे अपनी इच्छा के किसी वकील से सहायता लेने से भी नहीं रोका जा सकता। पुलिस का कर्तव्य है कि वह बंदी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर ही न्यायालय में प्रस्तुत करें। तो ये देखिए किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसके भी क्या राइट हैं। अब जैसे मान लीजिए आप अपने घर पे बैठे हैं और सुबह सुबह नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ते में पोहे खा रहे हैं, इतने में 4 पुलिस वाले आए, पुलिस की गाड़ी आई। आते जो ही आपने गेट खोला, आपका नाम मान लीजिए क्या नाम है, आपका नाम कुछ भी मान लीजिए श्यामलाल। उन्होंने पूछा कि भाई श्यामलाल कौन है? आपने कहा साहब मैं हूं, और आपको पकड़ के फटाक आ जा चल गाड़ी में चल। तो आपने तो अब आपको पुलिस वालों ने पकड़ लिया, तो क्या आपके भी राइट है क्या? बिल्कुल राइट है। वो आपको गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं ये उनको बताना पड़ेगा। मन मर्जी नहीं चलती कि जैसे मर्जी है उसको उठा के पुलिस वाले ले गए। आपको गिरफ्तार किया गया तो आपको बताना पड़ेगा पुलिस वालों को आपको कि आपको गिरफ्तार क्यों किया गया है। तो फिर बताएंगे अच्छा तुमने जो है तुम्हारे खिलाफ शिकायत हुई है और तुमने कल किसी के शाम को जो है किसी के साथ मारपीट की थी, तो उसके तहत जो है एफआईआर दर्ज की गई है, इसलिए हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। तो कारण बताना होगा। आपको अपनी इच्छा के वकील से सहायता लेने से, तो जो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसको अपने वकील से बात करने का अधिकार होता है। आप जानते हैं, आपने मूवीज वगैरह फिल्मों में देखा होगा, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है कई बार कहता है मैं मेरे वकील से बात करना चाहता हूं।
तो वकील से सहायता लेने से नहीं रोका जा सकता। और पुलिस का कर्तव्य है कि 24 घंटे के अंदर जो है वो यात्रा का समय होता है उसको निकाल करके, और जो भी उसको, जो व्यक्ति को सुनने, जो भी है उसको देखने के लिए जिसको अधिकार दिया गया है, न्यायालय भी होता है, एसडीएम भी होता है, वो नहीं होता तो कोई और होता है, किसी ना किसी के पास में चार्ज होता है। अब जैसे मान लीजिए आज कोई न्यायाधीश साहब है, मजिस्ट्रेट है ही नहीं, एसडीएम नहीं है, तो किसी ना किसी के पास में चार्ज होता है। फ्री कोई ऐसे नहीं होता कि चलो आज तो कोई है ही नहीं तो ये जो बंदी है ये पुलिस थाने में 7-8 दिन बैठा है मजे से, नहीं। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको किसी ना किसी अधिकृत अधिकारी के सामने उसको पेश करना पड़ेगा। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23-24। कोई व्यक्ति राज्य अथवा किसी अन्य दूसरे व्यक्तियों के शोषण का शिकार नहीं हो, इसलिए संविधान शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। इसके अनुसार मानव के दुर्व्यवहार, बेगारपरता और जबरन श्रम पर रोक लगाई जाती है। 14 वर्ष से कम आयु के लड़के लड़कियों को किसी कारखाने, खान या अन्य खतरनाक कार्यों में लगाने पर रोक लगाकर बाल श्रम का अंत कर दिया गया है। तो ये वही है कि किसी व्यक्ति को शोषण का शिकार नहीं हो, दुर्व्यवहार, बेगार प्रथा, जबरन श्रम, तो ये चीजें नहीं हो, शोषण नहीं हो किसी का। शोषण मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से होता है। किसी ने मान लीजिए अब आपके पास आपके मान लीजिए पिताजी ने किसी से उधार लिया, अब पिताजी उधार नहीं चुका पाए, तो जिससे उधार लिया था उसने आपको देखा कि साहब आप 20-22 साल के हट्टे कट्टे जवान हो, उसने कहा भैया इसको मेरे पास तू रहने दे, और आपको लगा दिया काम पे। सारे दिन काम कराएगा, बर्तन धो और खाना बना रहे, और जब मार्केट से ये लेके आ वो लेके आ, सारे दिन 24 घंटा आपको भगाएगा। जो ही आप 2 मिनट के लिए रुके, इतने में आपको मारना शुरू कर देगा। पैसा कुछ देगा नहीं कि साहब जब तक तेरा बाप पैसे नहीं दे के जाएगा तब तक तू मेरे यहां बंधुआ मजदूर रहेगा। ये चीज क्या है? ये शोषण है ये। तो मैं ये बेगार होती क्या है? किसी से काम करवा लेना और बदले में उसको उसका कोई मेहनताना नहीं देना, इसको कहते हैं बेगार। दुर्व्यवहार किया जाता है मानव के साथ में, जबरन श्रम, किसी से वही है, आप किसी से मेहनत करवा लो, काम करवा लो और पैसे देते वक्त उसको भगा दूं। और बाकी यह है कि 14 वर्ष से कम आयु के लड़के लड़कियों को खतरनाक जगह पे काम नहीं लगाया जाएगा। जैसे कोई ऐसी फैक्ट्री है जिसमें क्या बनाए जाते हैं, पटाखे, तो किसी को पटाखा बनाने की फैक्ट्री में नहीं लगाया जा सकता, जबकि बहुत से बच्चे लगाए जाते हैं, वो गलत है, शिकायत होती है तो कार्रवाई भी होती है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25-28। धर्म भारतीय समाज का संवेदनशील मुद्दा रहा है। मध्यकालीन भारत का इतिहास गवाह है कि शासकों के धर्म से अलग किसी धर्म को मानने वालों को या तो मरवा दिया या फिर शासक का धर्म स्वीकार करने को मजबूर किया जाता था। अतः संविधान निर्माताओं ने धर्म व अंतःकरण के अधिकार को मौलिक अधिकारों में स्थान दिया। सभी व्यक्तियों को धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस तरह किसी के धर्मांतरण का अधिकार भी प्रदान नहीं करता। सेवा, चिकित्सा, शिक्षा के द्वारा अथवा किसी को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवाने के प्रयासों को न्यायपालिका कई बार गैर संवैधानिक बता चुकी है। तो ये देखिए, जो मध्यकाल में आप जानते हैं कि जैसे जो ये मुस्लिम सुल्तान वगैरह होते थे, तो यहाँ रहने वाले अधिकतर लोग जो हैं, जो कि उस समय क्या थे, ये हिंदू धर्म में ही थे। तो जैसे मान लीजिए किसी को ये मजबूर करना कि नहीं नहीं तुम ये धर्म स्वीकार करो, नहीं करते थे तो उनको मरवा दिया जाता था। तो ये चीजें जो है, ये कह रहा है कि ये चीजें हमारे संविधान निर्माताओं को ध्यान में थी, तो उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने का अधिकार है, स्वतंत्र रूप से वो उसका आचरण करे, उसका प्रचार करे। अब जैसे मान लीजिए हिंदू है, तो वो अगर अपना मंदिर जाता है तो ये क्या है, आचरण करने की, वो जैसे जो माथे पे क्या लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, तो अब वो उसका आचरण कैसा मानता है वो उसका अधिकार है। कोई मुस्लिम है, वो अपनी मस्जिद जाता है तो वो उसका अधिकार है, वो कैसे अपने धर्म को मानता है। सिख है, उसका अपना धर्म को मानने की उसको स्वतंत्रता है कि मैं कैसे आचरण करता हूं, क्या मैं पहनता हूं, सिर पे जो क्या पहनते हैं, पगड़ी, तो कहीं ये मेरा अधिकार है, तो आप उसको मना नहीं कर सकते कि आप ये नहीं नहीं ये नहीं पहन सकते, ऐसा नहीं है।
हर व्यक्ति को भारत में जो भी धर्म का, किसी भी धर्म का रहता हो, चाहे ईसाई हो चाहे बौद्ध हो, हर धर्म के व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है कि आप अपना जो भी धर्म है उसको माने। और कल को आपको लगे नहीं नहीं, मुझे तो मेरा तो इस जो धर्म है मेरा तो मन भर गया, मैं तो किसी और धर्म में जाऊंगा, तो फिर आप किसी और धर्म में भी जा सकते हैं अपनी स्वेच्छा से। आपको कोई रोकने वाला नहीं है। हालांकि समाज आपका रोकेगा, आपके घर वाले कहेंगे नहीं नहीं तेरा दिमाग खराब हो गया है, लेकिन आपकी इच्छा है। और आप चाहें तो कोई नया धर्म भी बना सकते हैं, आपको कोई संविधान आपको मना नहीं करता है इसके लिए। लेकिन जैसे मान लीजिए किसी को लालच दे करके, अब ये जब अंग्रेज आए थे तो ईसाई जो थे, ईसाई मिशनरी जिनको कहते थे, उन्होंने यहाँ के लोगों को, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो कोई भी हो, उनको ईसाई धर्म में कन्वर्ट करवाने के लिए कई तरह के लालच दिए जाते थे। जैसे एक अधिकार उन्होंने ये कहा था कि अपनी पैतृक संपत्ति में उसी को अधिकार होगा जो ईसाई धर्म को स्वीकार करेगा। अब ये उस समय का कानून बनाया था अंग्रेजों ने, लेकिन आज के समय में अगर कोई इस तरह की चीज बना दे तो बिल्कुल गलत होगी और ना ही उसको सुप्रीम कोर्ट मानेगा। यानी आप किसी को लालच दे करके नहीं करवा सकते कि ठीक है, अच्छा अच्छा मैं तुझे ये इतनी इतनी चीज दे दूंगा, इतना सामान दूंगा, ये संपत्ति तुझे कर दूंगा और तू ये धर्म स्वीकार कर ले, तो ये चीज गलत है। आपको याद होगा एक पता नहीं यूएसए से कहां से आया था, एक ईसाई आया था अमेरिकी, जो भी था जहां से था ईसाई, और ये जो अंडमान निकोबार में सेंटिनल द्वीप है, तो वहां के लोगों को जो आदिवासी हैं उनको ईसाई धर्म में कन्वर्ट करवाने के लिए वो वहां से आया था। तो वहां के लोगों ने, आदिवासियों ने उसको उसी टाइम में मुक्ति दे दी कि हम तो करेंगे तब करेंगे, पहले तू ऊपर जा, और उसको वहीं ऊपर भेज दिया। वो तो और भी कोई किसी को आने ही नहीं देते, वो बर्ची और जो तीर ऐसे रखते हैं, दूर से भी उनको दिख जाता है कि कोई भी दूसरा मनुष्य आ रहा है, वहीं से वो हमला करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीजें जो गलत है। और एक चीज ये भी देखिएगा कि भारतीय संविधान ही, अब भारतीय सरकार ने उन सेंटिनल द्वीप वालों के लिए यह अधिकार है कि भाई कोई भी वहां नहीं जाएगा और कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। वो व्यक्ति जबरदस्ती गया था, तो भले ही उन लोगों ने उसको मारा, तो क्या उन लोगों पर हत्या का जो जुर्म है, क्या क्या वो होगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। वो लोगों के लिए सिस्टम ही अलग है। और वही अगर ईसाई मिशनरी अगर यहाँ नॉर्मल आपके आसपास कहीं होता, मान लीजिए जयपुर में होता, और वो इसी को किस तरह कह रहा होता, और अगर किसी ने उसको मार दिया होता, तो फिर उस पर भी धारा 302 लगती। हर नियम कानून परिस्थितियों पर होता है, किसने किया, किसके लिए क्या अधिकार है। आदिवासियों पर यहाँ के नियम ये लागू नहीं होंगे, क्योंकि वो किसी के पास नहीं आए हैं, और सरकार ने उनको संरक्षित रखने के लिए अलग से पूरा नियम बना रखा है कि कोई उनके पास नहीं जाएगा, वो जैसे हैं उनको रहने दो। बहुत सी चीजें हैं। इसके साथ साथ धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए धार्मिक संस्थाओं जैसे मंदिर है, मठ है, गुरुद्वारा है आदि की स्थापना करने के अधिकार को भी मौलिक अधिकार बनाए गए हैं। तो आप अपना कहीं भी मंदिर बना सकते हो। आप देखते ही हो कई बार आपके आसपास नया मंदिर बनता है कि साहब ये बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, या कोई मठ बन रहा है, या कोई गुरुद्वारा है, तो कोई भी बना सकता है। धार्मिक संस्थाएं, यह प्रावधान किया गया है कि सरकार की सहायता से पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो सरकार की सहायता से पोषित किसी शिक्षा संस्था में, अब जैसे मान लीजिए जहां पूरी तरह से सरकार की सहायता से कोई संस्था है, जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट शिक्षण विद्यालय है, तो वहां अगर कोई व्यक्ति है तो वो बच्चों को इस तरह की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता कि नहीं नहीं ये धर्म बेस्ट है और ये वाला खराब है, तो तुम्हें ये धर्म मानना चाहिए। तो ये चीजें नहीं दी जा सकती सरकार के द्वारा पोषित शिक्षण संस्थानों में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30 भारतीय संविधान ने, ये आपको मैं एक उदाहरण बताता हूं। पहले की बात है, ये जब अंग्रेज यहां पर थे, तो देखिए अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों को, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनको ईसाई बनाने के लिए बहुत से वो जो हैं ये तरीके यूज करते थे। अब जैसे छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चों के क्या करते, ये गाड़ी है, बच्चों में इस गाड़ी में 25-30 बच्चे बैठे हैं। अब जो ड्राइवर है, अब उनको पता है अंग्रेजों को कि हमें क्या करवाना है, वो ड्राइवर गाड़ी को रोक देगा। ये मैं आपको लाइव उदाहरण बता रहा हूं जो कि चीजें होती थी पहले, ये आजादी से पहले की बातें हैं जब अंग्रेजों का शासन था। अब वो बच्चा जो है, वो जो ड्राइवर है, वो गाड़ी अचानक रोक दी और कहेगा गाड़ी तो खराब हो गई। फिर बच्चे कहेंगे अरे ड्राइवर अंकल का होगा, का हो गया? तो फिर ड्राइवर अंकल कहेंगे अरे बच्चों ऐसा करो, तुम किसको मानते हो? तो एक बच्चा कहेगा साहब मैं तो हनुमान जी को मानता हूं।
कहा अच्छा बेटा तुम जिसको मानते हो याद करो, क्या पता गाड़ी आगे चल जाए। अब बच्चे ने बचपन से यही देखा है कि साहब हनुमान जी में बहुत ताकत होती है, वो बच्चा हनुमान जी को याद करेगा। कोई बच्चा जैसे मान लीजिए दुर्गा माता को मानता है, वो उनको याद करेगा, कोई भगवान राम को, कोई भगवान कृष्ण को, कोई मान लीजिए बच्चा मुस्लिम है वो अल्लाह को याद करेगा। सब अपने अपने याद करेंगे। और वो ड्राइवर कहेगा अच्छा इसका नाम लो, हनुमान जी का नाम लो, नहीं चला, फिर कहेगा दुर्गा माता का नाम लो, फिर चल नहीं चला। जबकि वो ड्राइवर को भी पता है कि मैंने गाड़ी जानबूझ के रोक रखी है, और वो आगे नहीं सरकाएगा। फिर वो कहेगा लास्ट में, अच्छा ऐसा करो ईसा मसीह का नाम लो, ईसा को याद करो, क्या पता गाड़ी चल जाए। तो बच्चे कहते हैं ठीक है भाई, बच्चे तो बच्चे हैं। और बच्चों ने जो ही ईसा को याद किया और उस ड्राइवर ने गाड़ी चला दी। तो बच्चों के मन में किस तरह से एक वो चीजें बिठाई जाती थी, ये अंग्रेज करते थे ये पहले। तो ये चीजें हैं। तो ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30, भारतीय संविधान ने यह एक अनुपम व्यवस्था की है कि मौलिक अधिकारों में भी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा करता है। इसके अनुसार अल्पसंख्यक वो कौन है, जिनकी दूसरे धर्म के कंपैरिजन में संख्या कम मानी जाती है और लगता है कि नहीं इनको बनाए रखने के लिए कुछ इनको विशेष अधिकार देना आवश्यक है, तो वो अल्पसंख्यक में आते हैं। अल्प अल्प का मतलब होता है कम, संख्यक मतलब संख्या। तो वो वर्ग जिनकी संख्या कम हो वो किस में आते हैं, अल्पसंख्यक में। इसके अनुसार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। साथ ही धर्म और भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और संचालन का भी अधिकार होगा। तो जो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की सुरक्षा करते हैं ये इस 29-30 के तहत, तो जो भी उनको मानने वाले हैं भाषा, लिपि, संस्कृति उसको बनाए रखने का अधिकार है। और शिक्षण संस्थाएं हैं उससे संबंधित उनको भी बनाने का और स्थापना और संचालन का भी अधिकार होगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, केवल संविधान में अधिकारों का वर्णन करना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु ऐसी व्यवस्था करना भी आवश्यक है कि अधिकारों को लागू किया जा सके और उनका उल्लंघन नहीं हो सके। संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जो अधिकारों की सुरक्षा करता है। इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, तो यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है कि आप अपने उन अधिकारों के लिए जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। न्यायालय मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए 5 तरह के प्रादेश या रिट जारी करता है। लेख भी कहते हैं इनको, प्रादेश या रिट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण, ये 5 प्रकार की रिट है। आपसे कई बार परीक्षा में पूछता भी है वो कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो रिट का प्रकार नहीं है। तो ये 5 है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। इसके महत्व को बताते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय व आत्मा कहा है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। देखिए कई बार इसमें आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। अब ये तो संविधान की आत्मा कहा जाए या संविधान का सार कहा जाए तो वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की आत्मा या सार। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किसको कहा है, तो इन्होंने संविधान का हृदय और आत्मा जो कहा है वो इसको कहा है आर्टिकल 32 को। इसमें आपको कोई कंफ्यूज होने की ऐसी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर हम भारतीय संविधान की बात करें। आप एक बार यहां से एक बार मान लीजिए हम इस लाइन की बात नहीं कर रहे, अब पर्टिकुलर आपको सीधा ही पूछा जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहेंगे, तो भाई भारतीय संविधान की आत्मा या भारतीय संविधान का सार तो प्रस्तावना है कि किसी के अगर कोई भी पूरे संविधान में कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है तो वो भारत की प्रस्तावना पढ़ लो, उसको सार समझ में आएगा कि हमें कैसा कानून बनाना चाहिए। लेकिन अंबेडकर जी ने जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो इन्होंने इस आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय व आत्मा कहा था, इसकी संज्ञा दी थी। क्यों? इसके आर्टिकल 32 के महत्व को देखते हुए कि आपको अधिकार तो दे दिए कि समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और आपकी जो है ये आप किसी भी धर्म को मानने की, आबाद की, उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता है, अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार दे दिए। लेकिन उन अधिकारों की कोई सुनवाई करने वाला ही नहीं हो। अगर मान लीजिए उन अधिकारों का हनन हो गया तो तब इसलिए आर्टिकल 32 की आवश्यकता थी कि आर्टिकल 32 जो है ये जरूरी है।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर बाकी मूल अधिकारों का हनन हो तो फिर आपके हाथ में आर्टिकल 32 है, इसको भी मूल अधिकार बना दिया। और इसीलिए मूल अधिकार बनाया गया ताकि आपका हनन होने पर आप डायरेक्ट हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सको। तो इसके महत्व को देखते हुए डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसे संविधान का हृदय व आत्मा कहा था। लेकिन आपसे ओवरऑल सीधा ही पूछे कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कह सकते हैं, तो फिर वो आप किसको करेंगे, प्रस्तावना करेंगे। और फिर और वो क्या पूछता है कैसा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका उत्तर एग्जामिनर के माइंड में होता है कि मुझे ए करवाना है कि बी करवाना है। अब वो ये सोच के चल रहा है कि नहीं नहीं, मैं तो मुझे ए से ही करवाना है, तो फिर वो ए की तरफ जाएगा वो। तो बाकी जो चीजें हैं जो वो इसी प्रकार से है ये। अब आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व क्या है कि वही संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। आयरलैंड में संविधान से प्रेरित यह भाग भारत को लोक कल्याणकारी राज्य बनाता है। जहां मौलिक अधिकार व्यक्तिगत विकास के साधन है, वहीं निर्देशक तत्व सामूहिक सामाजिक उन्नति के साधन भी हैं। इन निर्देशक तत्वों में ऐसी बातों का समावेश किया गया है जिनके लागू होने पर लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास हो सकेगा। इन तत्वों को लागू करने के लिए राज्य को विशाल आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होगी, इसलिए भावी सरकारों के लिए इन तत्वों को लागू करवाना बाध्यकारी नहीं बनाया गया। अब देखिए, जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो बाध्यकारी नहीं है। आप नीति निर्देशक तत्वों के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। तो देखिए, संविधान निर्माताओं ने कितना सोच समझ के बनाया, बहुत सोच समझ के। ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ये लगे हैं, तो बहुत विचार विमर्श चला है। तो इनको इन्होंने बाध्यकारी क्यों नहीं बनाया? बाध्यकारी इसलिए नहीं बनाया कि आपने नीति निर्देशक तत्व अगर पढ़े होंगे कि सरकार को लोक कल्याण के लिए ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अब इन चीजों को करने में, लागू करने में अरबों खरबों रुपए का खर्चा होता है। और अगर मान लीजिए सरकार के पास उतने संसाधन नहीं है और वो उस मात्रा तक नहीं कर पाती, तो अगर मान लीजिए वो चीज नहीं की, तो कोई भी व्यक्ति जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और कह देगा साहब ये देखो सरकार ने तो नहीं किया। तो इसलिए इस चीज से मुक्त रखा गया है कि आप कोर्ट जा सको। आप इनके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, नीति निर्देशक तत्वों के लिए, अर्थात इनके लागू नहीं होने की स्थिति में न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। इनको बाध्यकारी नहीं माना गया है क्योंकि राज्य को विशाल आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होगी, इसलिए। जबकि मौलिक अधिकार वाद योग्य है, वो आपके लिए पर्सनली हैं, निजी तौर पर हैं। आज आपके कोई, मान लीजिए आपका जो कोई गांव है और आप सरकार की है कि सरकार ये है कि सबको नीति निर्देशक तत्वों में है कि सबको स्वास्थ्य के लिए प्रयास करेगी, और आपके गांव में मान लीजिए कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो आप डायरेक्ट हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि साहब ये नहीं नहीं हमारे बनाओ, क्योंकि वो सामूहिकता से संबंधित है। वो एक अलग उसका है सिस्टम, प्रोसेस। उसके लिए आपका जो एमएलए एमपी, आप उनको कहते हो साहब हमारे यहां बनवाना, लेकिन लोग ये कहां कहते हैं? लोग तो विकास की बात तो करते ही नहीं है। लोग तो डायरेक्ट जो है, ये हमारा आदमी है, हमारी जाति का है, हमारे धर्म का है, हमारे गांव का है, हो चाहे वो कोई भी, लेकिन नहीं हम तो इसको वोट देंगे, ये तो हमारा ही है। और वो सबके विकास के चक्कर में अपना विकास कर जाता है वो, और लोग बैठे रह जाते हैं कि यार विकास तो हुआ है, लेकिन किसका हुआ है? क्या उसका खुद का ही हुआ है? तो ये चीजें जो है, आपका पर्सनल अगर कोई मूल अधिकार का हनन हो, वो आपकी निजी चीज से संबंधित है, तो आप हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के लिए आप नहीं जा सकते। और क्यों नहीं जा सकते, उसका देखिए कारण आपको कितना स्पष्ट लिख रखा है। राज्य को विशाल आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होगी, इसलिए इनको बाध्यकारी नहीं बनाया जा सकता। तो कभी यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और अगर मान लीजिए अगर मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं यूट्यूब पे कि नीति निर्देशित तत्वों को बाध्यकारी क्यों नहीं बनाया गया, और उसमें मैं इस ऑप्शन के साथ में बाकी 3 ऐसे लुभावने लुभावने ऑप्शन दे दूं बना के, तो वहां 80-90% लोग इसका उत्तर गलत ही करेंगे, जिन्होंने ये किताबें नहीं पढ़ी है। और मैं कई बार करता भी हूं, यूट्यूब पे कुछ क्वेश्चन पोस्ट करता हूं जो कि यहां मैं बताता हूं इन वीडियो में, लेकिन वहां 80% लोग गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये वीडियो नहीं देखते, वो डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये लोग वो ये नहीं देखते। ये बहुत अच्छा पॉइंट है ये, और ये कभी ना कभी क्वेश्चन में दूंगा जरूर मैं, ये वाला पॉइंट जो है। इनके लागू नहीं होने की स्थिति में न्यायालय की शरण नहीं। इस तरह निर्देशक तत्व जो है अवाद योग्य है, यानी इन पे वाद नहीं हो सकता, जबकि मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। वास्तव में यह तत्व राज्य के कर्तव्य हैं, राज्य के लिए आदर्श के रूप हैं। राज्य अपनी नीतियों का निर्माण इस तरह से करें कि आधिकारिक तत्वों को लागू किया जा सके।
तो ये एक प्रकार से राज्य के कर्तव्य हैं, ये नीति निर्देशक तत्व। अब जैसे मौलिक कर्तव्य हैं, आगे आर्टिकल जो भाग 4 का है और आर्टिकल है 51 का है, उसमें मूल अधिकार है, सॉरी मूल कर्तव्य हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं। अब क्या अगर आप किसी मूल कर्तव्य का पालन नहीं करो तो क्या आपको उसके लिए जेल भेजा जा सकता है? नहीं भेजा जा सकता। मूल कर्तव्य का पालन करना जो है वो आपका कर्तव्य है कि भाई आप इसको पालन करना चाहिए, आपकी ड्यूटी है वो। तो वैसे ही ये जो है राज्य के कर्तव्य है नीति निर्देशक तत्व। तो ये डिफरेंस है। संविधान में ऐसी नीतियों की एक निर्देशक सूची जारी की गई। संविधान में ऐसी नीतियों की एक निर्देशक सूची रखी गई जिनके देखने से स्पष्ट होता है कि ये ऐसे अधिकार हैं जो नागरिकों को मौलिक अधिकार के अलावा मिलने चाहिए। यानी ये क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकार तो बता दिए इसने, 6 मूल अधिकार हैं। अब इन 6 मूल अधिकारों के अलावा और क्या क्या उसको मिलना चाहिए, वो एक सामूहिक रूप से है कि भाई हर व्यक्ति को क्या क्या जो है, एक जगह रह रहे हैं लोगों को क्या क्या मिलना चाहिए। तब इन्होंने बताया भाई इनके अलावा ये चीजें भी उसको मिलनी चाहिए, लेकिन ये राज्य के लिए एक गाइडलाइन है कि भाई तुमको ऐसा भी करना चाहिए। सरकार ने कुछ निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया है। कई कारखाना कानूनों का निर्माण कर एवं न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण कर श्रमिकों के कल्याण का प्रयास किया है। कुटीर और लघु, अब ये बता रहा है कौन कौन से हैं ये। कुटीर और लघु उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए भी सरकार ने अनेक कदम उठाए। सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कई कल्याणकारी कार्य किए। महिलाओं के स्वास्थ्य और प्रसूति सहायता के बारे में भी सरकार ने अनेक प्रावधान किए। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के प्रयास के तहत शिक्षा के अधिकार को लागू किया गया है। पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देकर लागू किया गया। कुछ सीमा तक नरेगा योजना के द्वारा काम के अधिकार की भी गारंटी दी गई। स्कूली स्कूली शिक्षा बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था कर उनके पोषण स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास किया गया। अब ये आप चीजें देखते हैं, कई बार बच्चों के लिए दूध शुरू कर देते हैं कि साहब बच्चों को स्कूल में इतने 200 ग्राम 250 ग्राम, ये एक बच्चे को 150 ग्राम ये ऐसे दूध पिलाएंगे। तो आप भी देखते हो कि सरकार ये योजनाएं कैसे ला रही है। ये लोक कल्याण के तहत ये सब नीति निर्देशक तत्व हैं कि भाई सरकार को इस तरह से कार्य करने चाहिए। तो फिर सरकार अपनी ओर से कभी बच्चों के लिए दिन में भोजन का प्रयास करेगी कि साहब बच्चों को जो है वो दिन में खाना खिलाया जाएगा, बच्चों को दूध पिलाया जाएगा, तो ताकि बच्चे जो है विद्यालय आए, वो वहां पर रुके, वो बैठें। तो इस तरह के प्रयास के लिए, और कई बार जैसे योजना कोई आ रही है तो उसको बीच में योजना को बंद भी कर देंगे, फिर किसी और नई योजना को लागू कर देंगे। तो ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किए जा रहे सब प्रयास हैं। सरकार ने अब जैसे महिलाएं जो है जिनके बच्चे होते हैं, तो गर्भवती महिलाएं हैं, तो गांव में आज भी क्या होती है, हालांकि अब तो शहर वगैरह लाने लगे आसपास, लेकिन पहले नहीं लाते थे। तो अब सरकार जैसे कहती है कि किसी को कोई सरकारी हॉस्पिटल में अगर कोई महिला जो है वो अगर बच्चे को जन्म देती है तो उसको 5 किलो घी मिलेगा, देसी घी मिलेगा। लड़की हुई हॉस्पिटल में तो उसको इतने पैसे मिलेंगे। तो ये चीजें सरकार प्रयास क्यों करती है? ये प्रयास इसलिए करती है कि लोग वहां तक आए, अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करें। अब गांव के अंदर जैसे मान लीजिए महिला के बच्चा जन्म दे रहे हैं, बच्चे को जन्म दिलवा रहे हैं, और थोड़ी सी भी कोई समस्या हो गई तो फिर कोई उपाय नहीं है फिर। तो इसलिए हॉस्पिटल है कि आप सरकारी हॉस्पिटल आओ, कोई समस्या भी होती है तो हो जाए। और सरकार की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहां हॉस्पिटल के अंदर भी जो है बिहेव देखे। सरकारी हॉस्पिटल को जो है, मैंने सरकारी भी हॉस्पिटलों को बहुत नजदीक से देखा है और प्राइवेट हॉस्पिटल को भी बहुत नजदीक से देखा है। सरकारी हॉस्पिटल में सुविधाएं बहुत होती है, डॉक्टर पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन वहां लोग काम करते हैं वो ईमानदारी से काम नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि हमारी सरकारी नौकरी है, हमें कोई बाहर निकालने वाला नहीं है। पेशेंट के साथ में अच्छा बिहेव नहीं किया जाता। कई बार सरकार पीछे से पैसा भेजती है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल के अंदर वो फैसिलिटी है ही नहीं। ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं है, पैसा आया हुआ पड़ा है, लेकिन वो बस वो पड़ा है और उस पैसे का खुद ही खा लेंगे वो। मैंने बहुत से हॉस्पिटल ऐसे देखे हैं। कोई मरीज है 70 साल का हो 80 साल का हो, उससे एक वार्ड बॉय को बोलने की तमीज नहीं है कि उसको कैसे बात करते हैं। तो इतनी बुरी हालत है, तो कठोर कदम जब तक नहीं उठाए जाएंगे। देखिए सरकार
मैं तो एक चीज मानता हूं कि अगर सरकार चाहे तो एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हो सकता। ये हकीकत है, ये वास्तविकता है। पेपर भी आउट होते हैं। अगर सरकार चाहे तो किसी की मजाल नहीं है कि पेपर इधर से उधर हो जाए। ये बहुत कड़वे सत्य हैं ये। बिना ऊपर हाथ रखे बिना ये चीजें नहीं होती। तो ये सब सरकार की जिम्मेदारी है। और ये काम कब करेंगे, क्योंकि कुछ वास्तविकताएं दूसरी है। एक नेता, एक पॉलिटिशियन, चाहे एमएलए हो या एमपी हो, वो अपने जीवन का 75% जो अपनी एनर्जी है वो इस चीज में लगाता है कि मेरे क्षेत्र का कोई नया नेता नहीं खड़ा हो जाए। ये हकीकत है। वो अपनी एनर्जी, अपना काम, अपना ध्यान 75% केवल इस चीज में लगा के रखता है कि मेरे क्षेत्र में कोई नया नेता नहीं खड़ा हो जाए। 75% एनर्जी तो उसने वहीं लगा दी। तो जनता के विकास की बात कब करेगी? आपने कितने एमएलए एमपी देखे हैं जो आपके क्षेत्र में रोज आए भी होंगे? चुनाव से पहले रैली निकालते हैं, चुनाव के बाद में किसी का नाम ही नहीं दिखता। 5 साल सिर्फ काम करने के उद्देश्य से आ जाए कि हमें सिर्फ 5 साल ईमानदारी से काम करना है, तो वो चीज सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार कैसे बनानी है, कैसे गिरानी है, कैसे जोड़ तोड़ करना है। एमएलए अपनी कुर्सी को बचाने में लगा हुआ है, नए नेता कोई बन रहे हैं, उनको वो कि कैसे इनको दबाया जाए, वो उस चीज में लगा हुआ है। विकास, तो विकास तो हुआ लेकिन किसका? खुद का विकास हुआ। जनता का विकास कहाँ है? जनता का विकास तो गया कहीं और। तो ये चीजें हैं। सरकार ने सार्वजनिक बीमा योजना को आम व्यक्ति तक पहुंचाने के प्रयास कर और अधिक से अधिक लोगों को बैंक खातों से जोड़कर उन्हें सामाजिक आर्थिक सुरक्षा देने के प्रयास भी किए हैं। लेकिन अभी तक ऐसे अनेक निर्देशक तत्व भी हैं जिनकी ओर सरकारों का पूरा ध्यान अभी मैं एक अगर शिक्षा मंत्री की बात करूं तो चाहिए, आप देखिए सबका अपना मत होता है और हर व्यक्ति की स्वतंत्रता है। ये मेरा मत है और कोई जरूरी नहीं कि आप सहमत हो। जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, काफी टाइम से मैं वॉच कर रहा हूँ। पिछले 3-4 सालों से तो मैं देख रहा हूँ, 4-5 सालों से। वहां जो वास्तव में मुझे लगा कि एक मतलब कैसा शिक्षा मंत्री होना चाहिए। बोलने में समझदार है, वो व्यक्ति वास्तव में प्रतिबद्ध है। तो मुझे काफी इम्प्रेसिव जो है एक जो इंसान लगे मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली में शिक्षा मंत्री थे आप पार्टी के अंदर। तो मैं उनसे काफी इंप्रेस हूं। तो ये चीजें जो है इस तरह के लोग होने चाहिए। अब हो सकता है कोई आप कोई पार्टी को पसंद नहीं करता हो, या कोई देखिए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा पार्टी है किसका नहीं है, क्योंकि कोई पार्टी आपका पेट कभी नहीं भरेगी। आपका पेट आपको ही भरना है। सही व्यक्ति हो उसको हमेशा आगे बढ़ाने के लिए प्रयास भी करना चाहिए। मुझे मनीष सिसोदिया जो हैं, मनीष सिसोदिया जी, इनका काम मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैसे विद्यालय, सरकारी विद्यालय में हमेशा एक्टिव रहे, अच्छे विद्यालय बनवाए, शिक्षा व्यवस्था सही की, कंप्यूटर लगवाना, मतलब प्राइवेट स्कूल को भी फेल कर दे, इस तरह की व्यवस्था। तो ये चीजें वास्तव में बहुत बेहतरीन चीजें हैं। तो आज तो ये चैप्टर आपका पूरा नहीं होगा और नेक्स्ट जो क्लास है उसमें इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो और बाकी एक चीज आपको और बता दें कि जो रीट के अंदर आपकी 2 यूनिट है, रीट में 12 यूनिट है आपकी। तो उसमें 12 यूनिट के अंदर 2 यूनिट आपकी पॉलिटी से संबंधित है। और इस किताबों में, इन किताबों में इतना अच्छा दे रखा है इन्होंने कि आप 6 से 10th की पॉलिटी वाली जो अभी हम किताबें पढ़ रहे हैं, इनको आप ईमानदारी से पूरा कर लेते हैं तो 80% आपकी जो पॉलिटी है रीट की वो तैयार हो जाएगी। 80% जिस तरह से रीट में क्वेश्चन आते हैं और पूछते हैं, अगर आप इनको ईमानदारी से करते हैं तो। बाकी तो फिर आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग, कई विद्यार्थी कह रहे थे सर ये एग्जाम के बाद में जैसे आप किताबें ये पढ़ा रहे हो तो इसके बाद में हम क्या पढ़ें, क्या एनसीईआरटी वाली पढ़ लें क्या जो एनसीईआरटी की हुई है? तो कोई बुराई नहीं है पढ़ने में, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। जब पढ़ना है तो इतना क्या सोचना है। ये 6 से 10 तो आपकी कंप्लीट अब हो ही गई। अब 3-4 चैप्टर रहे हैं, ये हो जाएंगे आपके। तो ये तो आपकी पूरी हो ही चुकी है। तो आप उनको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, कोई बुराई नहीं है। नहीं पढ़ो तो भी कोई फर्क नहीं, लेकिन पढ़ो तो भी अच्छी बात है, आपकी इच्छा पर है। लेकिन ये सब पढ़ने के बाद में फिर रीट के अकॉर्डिंग कोई भी एक गाइड जरूर पढ़ना आप, क्योंकि उसमें सारा फिर वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चीजें मिल जाएगी। तो कोई भी एक गाइड, और गाइड कौन सी खरीदें तो मैं कोई नाम नहीं लेता, किसी भी गाइड का सब एक जैसी सी है। कोई ऐसा विशेष कोई अंतर नहीं है।
आप उनमें से कोई भी जो आपको ठीक लगे, आपकी इच्छा हो, आप जा करके ले लेना, और एक बार से पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग उस चीज को 2-4 बार रिवाइज कर लेना, ताकि कुछ फैक्ट जो और भी बचे होंगे आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो तो पूरी तरह एग्जाम अकॉर्डिंग होगी फिर। तो ये चीजें हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो विद्यार्थी पिछले 8-10 महीनों से, जनवरी से मैंने स्टार्ट किया था इनको, जो उस समय से जुड़ा हुआ है और कंटिन्यू वीडियो देखता है या देखती है, तो 100% मैं गारंटी से कह रहा हूं कि उस विद्यार्थी का, आपका बेस इतना मजबूत हो गया होगा। आप चाहे कोई सी भी आप एग्जाम दो, बस उसके लिए गाइड खरीदो और उसको पढ़कर आप एग्जाम दे दो, आपका वो एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि इतने समय तक इन चीजों को पढ़ना और एक एक चीज को समझ समझ के पढ़ना, इतना बेसिक कंसेप्ट, तो ये चीजें कहीं भी नहीं पढ़ाई जा सकती। और ऑफलाइन जो कोचिंग होती है उसमें भी मैं अगर ये पढ़ाना चाहूँ तो ये चीजें पॉसिबल ही नहीं है वहां पे। वहां तो डायरेक्ट जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जितनी क्लास है कि हाँ इतना इतना कोर्स है, इतने इतने समय में पूरा करवाना है। असली चीज ही ये है। और ये ऑफलाइन में पढ़ाना संभव ही नहीं है। ये आप 8-8 महीने, 10-10 महीने कहाँ इनको पढ़ा पाएंगे। रात दिन भी इनको पढ़ाएं तो भी कम से कम 3 से 4 महीने तो सिर्फ इन क्लासों की जो है वो क्लास हो जाएगी, इन किताबों की। लेकिन ये चीज ऑनलाइन पे संभव हो पाई है, तो हर चीज की फैसिलिटी भी होती है। ये ऑनलाइन की फैसिलिटी थी कि मैं यहाँ पे पढ़ा पाया और आप यहाँ पे पढ़ पाए। तो एक बहुत बेहतरीन सुविधा थी और बहुत बेहतरीन समय भी था, क्योंकि अभी कोई भी एग्जाम भी नहीं था। तो इसलिए ये सबसे अच्छा समय था इन सब किताबों को डिटेल में पढ़ने का। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो विद्यार्थी ईमानदारी से अब तक जुड़े होंगे, वो 100% आज अपने आप को बहुत आगे पाएंगे, अगर वो ईमानदारी से जुड़े हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।